दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट एमसीक्यूज ऑफ एग्रोनॉमी और उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो एमसीक्यूज है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल इन प्लांट। सेल वॉल का कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो है कंस्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पर जो आपके चार ऑप्शन दिए हैं, फॉस्फोरस है, सल्फर है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपका ये कैल्शियम है। कैल्शियम को अगर देखोगे तो ये क्या करता है, जो सेल वॉल है उसको स्टेबलाइज करता है। ये स्टेबलाइजेशन ना जो है सेल वॉल का स्टेबिलिटी जो आती है वो बिकॉज ऑफ द कैल्शियम। तो ये जो राइट आंसर होगा इसका वो है कैल्शियम। फास्फोरस आपको पता होगा, ये जो आपके जेनेटिक मटेरियल जैसे आरएनए न्यूक्लिक एसिड है उसका एक पार्ट होता है। और सल्फर जो है आपका जो फैटी एसिड सिंथेसिस है उसमें इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। एंड पोटेशियम जो है आपका ये सेल शेप में पोटेशियम का रोल स्पेशली जो वाटर मूवमेंट है आपका न्यूट्रिएंट वाटर का, न्यूट्रिएंट का और कार्बोहाइड्रेट का, इन तीनों का ये ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है। और इसके अलावा भी ये एंजाइम्स जो होते हैं उनकी एक्टिविटी में भी पार्ट कर लेता है। तो ये है, लेकिन जो इसके जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जो राइट आंसर है वो कैल्शियम, क्योंकि ये जो है सेल वॉल की स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। तो ये आपका राइट आंसर है। जो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स इज इन्वॉल्व इन न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। न्यूट्रिएंट की मोबिलाइजेशन में कौन सा फाइटो हार्मोन्स मीन्स द हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय द प्लांट इटसेल्फ इज कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स। तो कौन सा है जो कि इन्वॉल्व होता है न्यूट्रिएंट के मोबिलाइजेशन में। तो यहाँ पहला दिया है जिब्रेलिन, दूसरा है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एंड एबीए। तो जो इसमें आपका न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में जो इन्वॉल्व होता है राइट आंसर है वो है आपका साइटोकाइनिन। ठीक, जिब्रेलिन आप देखोगे सेल के इलोंगेशन में, सेल इलोंगेट हो जाता है और उसमें इसका मेन रोल है सेल डिवीजन इलोंगेशन में। ऑक्सिन का एपिकल डोमिनेंस में, एपिकल डोमिनेंस में मेन रोल है। जो ऑक्सिन है वो प्रोड्यूस होता है आपके जो एपेक्स जो ग्रोइंग सूट है वहाँ पर ये इसका प्रोडक्शन होता है। इसलिए अगर देखते होगे कि जब हम इसकी किसी प्लांट की एपिकल बड को कट कर देते हैं जिससे क्या होता है, ये एक्सिलरी जो बर्ड्स हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम इसको कट नहीं करते एपिकल जो ग्रोइंग पोर्शन होता है तो यहाँ पर ऑक्सिन्स फॉर्म होता रहता है। और जिस ऑक्सिन फॉर्म होने की वजह से जो है लेटरल्स जो है सूट नहीं निकलते। तो इसलिए अगर हमको लेटरल सूट को प्रमोट करना है तो एपिकल जो इस ऑक्सिन के प्रोडक्शन को स्टॉप करना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो एपिकल ग्रोइंग प्लांट है उसको कट कर देते हैं। ठीक है, जिससे आपका ये जो लेटरल है ग्रोथ होता है। और यहाँ पर जो एबीए है, एबीए का रोल जैसे जैसे आपको इसको बोलते हैं सेनेसेंस, ये सेनेसेंस हार्मोन्स है। इसके वजह से जो है आप देखोगे कि प्लांट के लीफ जो है ओल्डर होने लगते हैं, मैच्योरिटी आने लगती है। तो और ये इवन स्ट्रेस कंडीशन में भी एबीए जो है फॉर्म होता है। अब यहाँ पर जो हम लोग थर्ड क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं वहाँ बात कर रहे थे हैवी एप्लीकेशन ऑफ पोटेशियम फर्टिलाइजर often leads to the reduced absorption of मीन्स कि अगर आप हैवी एप्लीकेशन करते हैं पोटेशियम फर्टिलाइजर का तो किसका एब्जॉर्प्शन रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर जो डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से आप जो बता दूं आपका राइट आंसर है ये जिंक और कॉपर का जो है रिड्यूस एब्जॉर्प्शन होगा अगर आपने पोटेशियम फर्टिलाइजर का हैवी एप्लीकेशन कर दिया है। तो इसके पीछे रीजन है द पोटेशियम इज हैविंग एंटागोनिज्म विथ जिंक एंड कॉपर इफ दैट इज एक्सेस इन द सॉइल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर चौथे क्वेश्चन की। द फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि द प्लांट शोज extensive interveinal chlorosis of older leaves and let this reaches the younger leaf. The symptom is due to the lack of बात ये कह रहा है कि जो आपका एक्सटेंसिव क्या हो रहा है इंटरवेनल क्लोरोसिस हो रहा है किसका, ओल्डर लीफ का। और लेटर ऑन जब ये सीवियर हो जाता है देन इट रीचेस टू द यंगर लीफ। तो ये सिम्टम किस चीज़ का है, किस यहाँ पर न्यूट्रिएंट का है।
तो यहाँ पर ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, कॉपर है एंड फास्फोरस। तो बता दूँ आपसे, जो राइट आंसर है वो आपका मैग्नीशियम है। ये इसकी जो डिफिशियंसी है, आपको जो ये लीफ है, ओल्डर लीफ में जो ये वाली पार्ट है आपकी, इसकी डिस्कलरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, येलोइंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक। अगर हम बात करें यहीं पर अब कैल्शियम की, तो कैल्शियम की डिफिशियंसी के केस में क्या होता है कि जो प्लांट का जो न्यूअर बड होता है, उस पोर्शन पे जो अपेक्स वाला पार्ट है, यहाँ पर डिफिशियंसी ये शो करता है कैल्शियम का। ठीक है। और फास्फोरस के केस में आपको देखोगे कि जो ओल्डर लीफ है वो क्या हो जाएगी, डार्क कलर की हो जाएगी, डार्क कलर और पर्पलिश हो जाता है। ठीक। और कॉपर के केस में ये जो है आपका, जो कि ये इमोबाइल है प्लांट में, तो इसका आपको न्यू लीफ पे सिम्टम दिखेगा। इसमें भी क्या होता है, इंटरवेनल क्लोरोसिस होगी, कहाँ पर, न्यू लीफ में। ठीक। तो ये थे, लेकिन एज पर द फोर्थ जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से आपका आंसर है मैग्नीशियम। अब जो हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, ये बात कर रहा है वाटर रिक्वायरमेंट इंक्लूड्स द लॉसेस ड्यू टू। वाटर रिक्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हैं जिसके द्वारा जो वाटर रिक्वायरमेंट आप उसको कहोगे, जो जो लॉसेस इंक्लूडेड हैं। तो आप देखोगे कि जो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया है, एक तो दिया है इवेपोट्रांसपिरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ वाटर, तो ये आपका रॉन्ग है। बी कह रहा है कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर एंड एप्लीकेशन ऑफ वाटर, ये भी आपका रॉन्ग है। सी कह रहा है द कंजम्पटिव यूज ऑफ conjunctive use, then water required for special operations and other economically unavoidable losses of water। और डी जो है आपका ईटी कह रहा है एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर द स्पेशल ऑपरेशन, तो ये भी रॉन्ग है, आपका राइट है सी। देखो इसमें आपको वाटर जो रिक्वायरमेंट है उसमें इंक्लूड होता है कंजम्पटिव यूज, मीन्स आपका ई प्लस टी मीन्स इवापोरेशन, ट्रांसपायरेशन प्लस आपका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जो रिक्वायर्ड होती है, तो इन तीनों चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, कंजम्पटिव यूज बोलते हैं। ठीक है। वाटर रिक्वायर्ड फॉर द स्पेशल ऑपरेशन। आप कहोगे स्पेशल ऑपरेशन क्या है, जैसे स्पेशल ऑपरेशन जैसे आपका पडलिंग हो सकता है। ठीक है। फील्ड प्रिपरेशन के लिए अगर आप कोई वाटर रिक्वायर्ड है फील्ड प्रिपरेशन के लिए, वो भी आपका स्पेशल ऑपरेशन में आता है। और इसके अलावा भी अगर आप आपकी सॉइल साल्टी है तो लीचिंग जो रिक्वायरमेंट बोलते हैं, वाटर रिक्वायर्ड फॉर द लोअरिंग डाउन द साल्ट कंटेंट इन द फील्ड, तो वो जो अमाउंट ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड है उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो स्पेशल ऑपरेशंस में। और अदर इकोनॉमिकली अनअवॉइडेबल लॉसेज जैसे सीपेज है, ये भी हो सकता है, परकुलेशन हो सकता है, तो ये सब जो है आपका इसमें इंक्लूडेड है आपका वाटर रिक्वायरमेंट में। अब यहाँ हम 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बात करेंगे, यहाँ पूछ क्या रहा है, इफ ऑन ए 20 एकड़ ऑफ फार्म, 20 एकड़ का फार्म है एंड क्रॉप आर रेज्ड ऑन 20 एकड़ इन रबी सीजन, 15 एकड़ इन खरीफ सीजन, 20 एकड़ इन जायद इन ए ईयर, व्हाट शैल बी द क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ये पूछ रहा है। आपको देखोगे यहाँ पर नेट कल्टीवेटेड एरिया कितनी है, टोटल मतलब जो एरिया है उसकी वो है 20 हेक्टेयर, जो ये नेट एरिया है। लेकिन क्या कर रहा है, आप देखोगे रबी में ये ले रहा है कितना, 15 एकड़, सॉरी ये जो आपका है ये एकड़ में है, 20 एकड़ नेट कल्टीवेटेड एरिया है। उसमें रबी में क्या कर रहा है, 15 एकड़ पे ले रहा है। देन खरीफ में भी देखोगे आप, ये 15 एकड़ में ले रहा है। लेकिन वही जयाद में क्या कर रहा है, ये 20 एकड़। ठीक है। तो
एरिया थी 20 नेट, लेकिन उसने 1 ईयर में देखोगे क्या किया, 15 एकड़ रबी में लिया, उस पर 15 एकड़ जो है खरीफ सीजन में उसने क्या किया, लिया, और जायद में 20 एकड़ पर भी टोटल कल्टीवेशन किया। तो अब देखोगे यूटिलाइजेशन क्या, देखो ग्रास क्रॉप एरिया क्या हो गया, ये 15 15 30 30 20, ये हो गया 50 एकड़। जो ग्रास क्रॉप एरिया कह सकते हो, वो कितनी हो गई उसकी, 50। तो जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ये आपका ग्रास क्रॉप्ड एरिया डिवाइड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया इंटू 100। तो यहाँ पर देख लो ग्रास क्रॉप्ड एरिया कितना हो गया आपका 50, और 20 जो है एकड़ नेट है, देन मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये आपका 2.5, देन ऑटोमेटिक ये कितना आ रहा है आपका 250, ये परसेंटेज में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, अब हम यहाँ 7th नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर जो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे बाजरा है वो टिप 23 D2A, मेज है जो आपका टी साइटोप्लाज्म है, वीट है जो RH1 और RH2 है, और राइस जो है आपको देखा डी दिया है नोरिन 10। तो यहाँ से आप देखोगे ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, लेकिन ये रॉन्ग है। ठीक है, नोरिन 10 जो है ये क्या है, एक वीट की वैरायटी है। ठीक है, और ये जो बाजरा का टिप 23A है, ये है साइटोप्लाज्मिक मेलिस्ट्राइल लाइन जो है CMS लाइन है, किसमें, बाजरा में, ये राइट है, जिससे डॉर्फिज्म बाजरा में इंड्यूस किया जा सकता है। और यहाँ पर देखोगे मेज में जो है टी साइटोप्लाज्म में क्या एक सर्व करता है साइटोप्लाज्मिक मेलिस्टेलिटी जो है CMS रिस्टोरेशन के लिए। तो ये एक मॉडल है टी साइटोप्लाज्म जो कि CMS लाइन CMS रिस्टोरेशन साइटोप्लाज्मिक मेलिस्टेलिटी रिस्टोरेशन के जो कि काम आती है मेज में। और जो वीट में देखोगे RH1 और RH2, ये 2 जीन है, इनको ड्वार्फिंग जीन बोलते हैं। और इसी ड्वार्फिंग जीन को इंसर्ट करके जो ये नॉरिन 10 जो वैरायटी जो है डेवलप की गई थी, आपको पता होगा नॉर्मल बोरलॉग जीन है जिन्होंने डेवलप किया था, तो ये है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ राइस, तो इसके हिसाब से ये क्या है, ये मैच आपका रॉन्ग है। अब हम 8वें नंबर ऑफ क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट इंड्यूस फ्लोरल एबनॉर्मेलिटी, मीन्स कौन सा ऐसा, इसमें यहाँ पर 3 आपको डिजीज दिए हैं, जैसे डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड है, ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा है, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर है, और नन ऑफ दीज है। तो यहाँ 3 डिजीज आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपकी फ्लोरल एबनॉर्मेलिटी को इंड्यूस नहीं करता, मीन्स जो फ्लोरल पार्ट है प्लांट का उसको स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करता। तो देखोगे कि यहाँ पर जो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड है, ये जो क्या है, जो जो भी क्रूसीफेरी होते हैं उनके जो लीव्स में ये एक्चुअली अटैक करता है, डाउनी ग्रोथ होता है इनमें, डाउनी मिल्ड्यू है। तो ये है राइट आंसर। लेकिन अगर यही देखोगे आप ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, ये आपका जो बाजरा का जो ये फ्लोरल पार्ट होता है, इसको ये ग्रीनिश पूरा कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी क्या है, ये क्या है आपका फ्लोरल एबनॉर्मेलिटी को इंड्यूस करता है। तो इसलिए ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या है, रॉन्ग है। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ये जो कि देखोगे इसमें भी जो क्या है, ये कि आपका जो फ्लावर पार्ट है वो काफ़ी अफेक्टेड होता है, जहाँ पर आप देखोगे फ्लावर्स निकलते हैं उस पर ये वाइट वाइट जो है आपको दिखेगा ये फंगस। तो ये भी फ्लोरल एबनॉर्मेलिटी यहाँ पर इंड्यूस हो जाती है, तो इसके हिसाब से ये भी रॉन्ग है। लेकिन डाउनी मिल्ड्यू ऑफ जो मस्टर्ड है, इसमें क्या है कि आपका फ्लोरल एबनॉर्मेलिटी नहीं होता, ये लीफ पे जो है आपका अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका राइट आंसर है। अब हम 9th नंबर क्वेश्चन को अगर डिस्कस करें, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। यहाँ पर देखोगे आपके डिफरेंट इंसेक्ट्स दिए हुए हैं और उनके सिम्टम्स दिए हुए हैं, कि जो राइस में, स्पेशली राइस का ही है, राइस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर पहला जो है पैडीगाल फ्लाई की बात कर रहा है, और जो सिम्टम है सिल्वर लीफ। तो
यहाँ पूछ जो रहा है वो पेयर कौन सा ऐसा है जो रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर जो देखोगे पेडिकल फ्लाई का जो सिल्वर लीफ है ये राइट है। राइस बग का पंजेंट स्मेल, ये जो बग है ये भी राइट है। यहाँ पर देखो कि राइस स्टेम बोरर की बात कर रहा है और जो सिम्टम दे रहा है ब्लास्ट ऑफ ईयर, तो दोस्तों ये टोटली आपको दिख रहा होगा कि रॉन्ग है। जो ब्लास्ट ऑफ ईयर है ये एक तरह से फंगल, जो आप पढ़े होंगे कि ब्लास्ट जो होता है, राइस ब्लास्ट होती है, वो फंगल डिजीज है, उसके द्वारा जो ईयर का ब्लास्ट होता है, लेकिन ये इंसेक्ट के द्वारा नहीं होता, तो ये आपका रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आपका राइट आंसर है। और उसके बाद राइस जिगजैग लीव ऑफर, इसमें भी देखोगे कि आपका ऑरेंज लीव कन्वर्ट हो जाता है। अब हम 10th नंबर क्वेश्चन की अगर बात कर लें, यहाँ पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ पिजन पी इज ट्रांसमिटेड बाय इरियोफाइड माइट्स। माइट के द्वारा कौन सा इसमें ऐसा डिजीज है जो कि आपका ट्रांसमिट होता है। तो पहला जो आंसर दिया है वो फाइटोफोरा स्टेम बोरर, ये रॉन्ग है। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, ये भी रॉन्ग है। येलो मोजैक, ये भी नहीं है। याद रखिएगा स्टेरिलिटी मोजैक जो है ये राइट आंसर है। वायरस जो है पिजन पी में ट्रांसमिट होता है। एरियोफाइड माइट्स, इस माइट्स के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है। तो दोस्तों ये कैसा था क्वेश्चन का कंपाइलेशन और एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। कैसा था कमेंट में कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।